चमोली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा से लगे पुल का किया शुभारंभ। सीएम धामी रहे मौजूद। दिल्ली में पीएम मोदी ने से सीएम धामी ने की मुलाकात के दौरान सीएम ने 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मांगी। सीएम आवास में राम भक्ति और भजनों से होगा गुंजायमान। दूर मशहूर गायक स्वाति मिश्रा की होगी भजन संध्या आज की शाम राम जी के नाम। प्रदेश में 500 कोच करेंगे 2500 मेडलिस्ट तैयार। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय खेलों से पहले अधूरे काम हो पूरे। उत्तराखंड में गंगा कॉरिडोर के साथ कैची धाम और शारदा कॉरिडोर पर भी बड़े सरकार के कदम। सरकार ने यूआईआईडीबी को दिए निर्देश। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी। कई जिलों में बर्फबारी। हरिद्वार समेत 4 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। चमोली जिले के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जोशीमठ मनाली बॉर्डर हाईवे पर बनकर तैयार हुए पुल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर ढाक ब्रिज का उद्घाटन करके बड़ी सौगात देंगे। और अभी तक वन लाइन ब्रिज में वाहनों की आवाजाही हो रही थी। पुराना जर्जर होने की स्थिति में कारण बीआरओ ने तय समय से यहां पर हाईवे पर नया पुल बनाकर भारत तिब्बत सीमा तक सीमांत नीति घाटी के ऋतु प्रवासी जनजाति गांवों तक आवाजाही सुगम कर दी है। जोशीमठ मनाली हाईवे पर बॉर्डर रोड निर्माण कार्य में अग्रणी और देश के लिए समर्पित सीमा सड़क संगठन ने ढाक नेले में इस पुल का निर्माण किया है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। तो जो अंतर है, जो फर्क है, वो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो जरूर हमसे चर्चा करते हैं कि अब बद्रीनाथ जाना कितना आसान हो गया, कितना कम समय लगता है, या इसी केस से चलते हैं तो बद्रीनाथ तक का सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं लगता है। इसी प्रकार से भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्टों से 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं लगातार सुगम हो रही है। आज देश में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन होना यह दर्शाता है कि किस तरह देश में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हम भी प्रतिदिन 4 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पहले जो सड़कों की हालत थी कितनी खस्ता, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधान प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के विकास के एक नए युग का सूत्रपात और जो उन्होंने हमारे राज्य पर हम सब इस विश्वास को अवश्य हम साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा हमारी पूरी सरकार, उत्तराखंड की बेतुल्य जनता का सहयोग है। पूरे मनोरथ के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसे निस्तारण किया जिनमें पूर्व की सरकारों ने जिन तरफ ध्यान नहीं, हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है और हमारा जहां पर बीआरओ और एनएचएआई जो काम कर रहे हैं उनको भरपूर सहयोग राज्य सरकार जहां भी देने की आवश्यकता है, जो भी समन्वय करना होता है उसको हम लगाते हैं। उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है और भविष्य की जो उसको केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर में अब तेजी का केंद्र बन रहे हैं। इसके दृष्टिगत हम निरंतर अपने शहरों के आने वाली चुनौतियां हैं उनके अनुरूप तैयार कर रहे हैं। और यह जोशीमठ का स्थान ये एक बड़ा केंद्र है और इसके आसपास पूरा ये क्षेत्र है जो 4 धाम ऑल वेदर से जुड़ता है। 25 सालों में 50 सालों में किस प्रकार से लोगों का यहाँ आवागमन होने वाला, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यात्रा का हम देखते हैं कि जो 2021-22 में थी वो 23-24 में
10 लाख ज्यादा हो गई। पहले साल 46 लाख थी 23 में 22 में, तो 46 लाख से बढ़कर 56 लाख चारधाम यात्रियों की संख्या हो गई। और हर क्षेत्र में, चाहे कांवड़ यात्रा हो या आने वाले हमारे पर्यटक हो, देश के जो श्रद्धालु हों, हर साल उनकी संख्या बढ़ रही है। उस संख्या के अनुरूप अब हम राज्य के अंदर आधारभूत जो संरचना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आज युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने में अवश्य सफल होंगे। अंत में पुनः मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का देवभूमि में आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और बीआरओ को इस भव्य आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बीआरओ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देर शाम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में प्रदेश भर से आए कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा कंट्रोलर सहित वित्त नियंत्रकों के साथ बैठक ली है। लगभग 3 घंटे चले इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रदेश के कई डिग्री कॉलेजों के साथ परीक्षा परिणाम, प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में एक चुनाव कराए जाने के लिए खाका तैयार किया जा चुका है। प्रदेश के सभी कुलपति हमने बुलाए थे, सभी रजिस्ट्रार बुलाए थे, सभी वित्त नियंत्रक बुलाए थे और सभी हमारे परीक्षा कंट्रोल बुलाए थे और हमारे सचिव भी थे और हमारे उच्च शिक्षा के सभी अधिकारियों को मैंने आज 3 घंटे यहाँ बैठक की है और इसमें 3-4 निर्णय किया हमने। एक तो एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक चुनाव और एक दीक्षांत। इस पे हम अब आगे बढ़ गए हैं और अब समय पे परीक्षाएं हो जाएंगी, समय पे रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, हम जितने पद विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेज में खाली हैं, उसके लिए भी 40 दिन का कैलेंडर बना दिया है कि वो इसका विज्ञापन जारी करेंगे। तीसरा हमने क्या है कि साल बच्चों के लिए पुस्तकों से लेके, बिल्डिंग से लेके, लाइब्रेरी से लेके जो भी बच्चों को और ज़रूरत है वो भी पूरा दिया जाएगा। और एक बड़ा निर्णय हमने किया है कि जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, जो बच्चे IAS कोचिंग करना चाहते हैं, PCS की कोचिंग करना चाहते हैं, उन बच्चों को सरकार की तरफ से अलग से जो है एक छात्रवृत्ति योजना भी लॉन्च की जाए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभाओं से लाऊ बिल इनाम पाओ के तहत 14वां लकी ड्रॉ निकाला है, जिसमें 1500 लाभार्थियों का लकी ड्रॉ निकला। लकी ड्रॉ में 500 लाभार्थियों को स्मार्टफोन, 500 को स्मार्ट वॉच, 500 के ईयरबड्स उपहार के लिए दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सितंबर से हमने शुरू किया था, उस समय हमारे उपभोक्ता इस लकी ड्रॉ में 5304 पंजीकृत हुए थे, जिनके बिलों का मूल्य था 4 करोड़ 34 लाख। इस प्रकार हमें 5 करोड़ 7 करोड़ मिला था, लेकिन समय के साथ इसमें इजाफा देखने को मिला और मार्च 2023 में सबसे ज्यादा 13 करोड़ 89 लाख का बिल मूल्य प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो शुरू में हम लोग देख रहे थे, जो शुरू में आप देखें जारी रखेंगे। मार्च में फिर हम लोग, हमारा प्रयास ये है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दल इसको फतह करने में
तैयारियों में जुट गया है। माना जा रहा है कि धामी सरकार चुनाव से पहले ही यूसीसी को लागू करेगी, लेकिन यूसीसी का सस्पेंस अब तक बरकरार है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन अब तक राज्य में यूसीसी कब लागू होगा इसकी तारीख सरकार नहीं बता पा रही है। हालांकि इसी बीच 22 जनवरी को ही यूसीसी के लिए गठित समिति का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अब सरकार समिति के कार्यकाल को बढ़ाएगी या नहीं, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि कभी मुख्यमंत्री तो कभी राज्य के मंत्री राज्य में यूसीसी को जल्द लागू होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार धरातल पर ऐसा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्री तमाम जनसभाओं में यूसीसी के मुद्दे को जमकर बना रहे हैं, साथ ही यूसीसी को लागू करने का जनता से वादा भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार यूसीसी कब लागू करेगी ये नहीं बता पा रही है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। समिति को बने मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। धामी सरकार राज्य में जल्द यूसीसी को लागू करने का दावा तो कर रही है, फिलहाल धरातल पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं यूसीसी के लिए गठित समिति का कार्यकाल 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 5वीं बार समिति के कार्यकाल को फिर से बढ़ा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने जनता से वादे किए हैं, उन सभी वादों को सरकार पूरा करेगी। यूसीसी का ड्राफ्ट अभी सरकार को नहीं मिला है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा, सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए कार्य करेगी। वहीं विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि सरकार अपने पिछले 2 साल से यूसीसी लागू होने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार अब तक ऐसा नहीं कर पाई है, जिसके बाद अब जानकार भी सवाल खड़े करने लगे हैं। हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी है। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद अतिक्रमण उन सबसे मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी। साल से राज्य में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 सालों से जो है प्रचंड बहुमत वाली जो है सरकारें केंद्र में भाजपा की है। यूसीसी की बात लगातार भाजपा नेतृत्व करता आया है और उसके बाद भी आज तक देश की लोकसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। 2 साल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार यूसीसी पर बयानबाजी कर रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा का छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, यूसीसी पर बात करने से नहीं चुकते, लेकिन आज तक जो है यूसीसी का ड्राफ्ट विपक्ष के मांगने के बावजूद भी विपक्ष को उपलब्ध नहीं कराया गया है। 3 दिनों में हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा सत्र अभी आहूत होना है उसको हम बुलाएंगे। और आप जानते हैं, चाहे हमारा उसमें यूसीसी का विषय हो, चाहे फिर हमारा क्षैतिज आरक्षण जो हमारा 10% आंदोलनकारियों के लिए था, उस पर विचार करने का उसमें सत्र में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी यूसीसी की रिपोर्ट नहीं मिली है। एक तरफ जहां विपक्ष यूसीसी के लागू करने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी ओर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार इसी जनवरी माह में विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के 10% 37 आरक्षण से संबंधित 2 विधेयक सदन में पारित कराए जाएंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। हालांकि अब तक ऐसा न होने से राज्य आंदोलनकारियों में भी नाराजगी के साथ ही
विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा में ला चुकी है, लेकिन कुछ संशोधन के बाद लोगों जो माननीय विधायकों के द्वारा उसमें संशोधन की बात की गई, उसको लेकर के जल्द ही सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया था उसने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और आने वाले विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में पारित किया जाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के 37 आरक्षण पर सियासत फिर से गर्मा गई है। सरकार दोनों ही मोर्चों पर गंभीर होने का दावा कर विशेष सत्र में विधेयक लाने का दावा तो कर रही है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या सरकार इन दोनों मुद्दों पर आगे की क्या कार्रवाई करती है। देखना होगा क्या इस जनवरी माह में यूसीसी लागू होगा या एक बार फिर सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 3 माह से वेतन न मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में जल्द से जल्द वेतन भुगतान, वेतन बढ़ोतरी के साथ ही सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न को बंद करने की मांग की है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम में अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, हमारे जितने कर्मचारी हैं ये सारे डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन करते हैं उसके कर्मचारी हैं, कुछ हेल्पर हैं, कुछ ड्राइवर हैं, सुपरवाइज़र हैं। इनका वेतन जो है 3 माह से कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है और कुछ का डाला है तो इतने विलम्ब से डाला है कि उसको परिवार अपना जो है भरण पोषण में बहुत ही दिक्कत आ रही है, टाइम से नहीं मिल रहा है। सर, आज 18 तारीख हो चुकी है और 18 तारीख में जो है किसी भी कर्मचारी के खाते में कोई पैसा नहीं गया, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि निगम और प्रशासन और कंपनी हमारी सूद ले और समय से वेतन दे, जिससे कि हम अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। रुड़की के शांतर शाह ग्राम के पास आस्था हेल्प फाउंडेशन की तरफ से 5 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं और संत महात्माओं ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और फाउंडेशन की इस पहल को खुले दिल से प्रशंसा की है। इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा कराई जा रही शादियों पर तंज कसते हुए कहा कि अमित सैनी को मात्र 5 विवाह कराने में महीनों इंतजार करना पड़ा, इतने समय में सैकड़ों कन्याओं का विवाह करा देता है। आपका बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से आप हमें दिखा रहे हैं। मैंने जो एसके सैनी आस्था फाउंडेशन बनाई है अपने पापा के नाम पे बनाई है। इसमें मेरा एक सपना है कि मैं गरीब कन्याओं की शादी जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं शादियाँ कर पाऊँ। आज मैंने इस मुहिम की पहल शुरुआत कर दी है, क्योंकि 5 गरीब कन्याओं की शादी हम कर रहे हैं और इस फाउंडेशन के हिसाब से जितने भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे और जहाँ भी ज़रूरतमंद होते हैं उनको हम पूरा अपना उनके हिसाब से, जैसे कंबल बांटना, कहीं गरीब लोगों को राशन पहुँचवाना या कहीं पे सुंदरकांड कराना, अपने सनातन को आगे बढ़ाने का पूरा कार्य कर रही है हमारी संस्था। और इस साल शुरुआत है, अगले साल से हम बड़ी शुरुआत करने वाले। सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आज के इस प्रांगण को और आज के इस सभागार को देख करके मन में एक ही भाव आ रहा है और ख़ास तौर से आस्था हेल्प फाउंडेशन अमित सैनी जी के लिए कि खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटवाए। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों की फसलें उगाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटवाए। फली फूली टहनियाँ जड़ों से जुड़ी रहती हैं और बेटियां हूँ कहीं भी माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। छोटू महाराज में हूँ, एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन, इसके अध्यक्ष हैं अमित सैनी जी और बहुत सुंदर इन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया है
और ये बहुत जल्दी भगवान राम की भी 35 फीट की मूर्ति लगाने वाले यहाँ पर, उस पर मेरा भी सहयोग रहेगा। हम भी हिंदू हैं, भारद्वाज गोत्र है, मैं भी भगवान राम को मानती हूँ। आज देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए 2-3 महीने से सिर्फ 5 कन्याएं मिली हैं, 2 और चाहिए थी। मतलब इतने बड़े जहाँ जिस मंदिर में 100-200 लोग आते हैं उनको 5 कन्याएं मिली हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। और एक यहाँ के फर्जी लोग कहते हैं हमने 121 शादियां कर दी। खबर अक्सर से है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 का जिम्मा प्रमुख तौर पर उत्तराखंड पुलिस के कंधों पर नजर आ रहा है, जिनका उदाहरण हरिद्वार जिले के तमाम पुलिस महकमा दिन रात छोटी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर मिसाल पेश कर रहा है। इतना नहीं बल्कि बाद नशे कारोबार करने वाले नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस खास मुस्तैद है। दरअसल हरिद्वार जिले का पुलिस महकमा नशा तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम देकर नशे कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का काम कर रहा है। 2 तरीके से हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक तो जो आदतन नशा तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक टोटल करीब 10 करोड़ से ऊपर गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने संपत्ति सीजर किया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।